यानी 55% से लेकर 65% वोट विपक्ष के होने चाहिए। हिंदी पट्टी पर जो एक जातिवाद का ठप्पा लगा है वो यूपी में जाके अब टूटने लगा। बीजेपी और एनडीए को मिलाने पर ले लेके 30% के नीचे ही उसमें कुछ भी हो सकता है। यूपी अगर बदल सकता है तो बिहार क्यों नहीं? नुकसान में अगर कहें तो सबसे ज्यादा नुकसान सीधे सीधे जेडीयू को दिखाई देता है। अगर 5 के दायरे तक 6 के दायरे तक रह जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। उन्होंने खुद ही अपने रिटायरमेंट का एहसास बार बार कराना शुरू किया। तो वो कंपल्सन था बीजेपी का जो कैडर वोट था, जो वोट परसेंट है वो आज भी वही है और वो बरकरार। पीएम देश कौन होगा, उनके यहाँ सारा कुछ कैलकुलेटेड वे में सालों भर चलते रहता है। नमस्कार, मेरा नाम अनूप नारायण सिंह है और आप बिहार टॉप के डिजिटल प्लेटफॉर्म को देख रहे हैं। लोकसभा का चुनाव है और ऐसे में बिहार के 40 लोकसभा सीटों को लेकर जिस तरह की उहापोह की स्थिति है, इसी विषय को लेकर हमारे साथ आज बिहार के पत्रकारिता के एक ऐसे वटवृक्ष हैं जिन्हें बिहार का वो तमाम व्यक्ति जो हिंदी पट्टी के अखबारों को पढ़ता है, जो वर्षों से बिहार समेत झारखंड, दिल्ली और देश के तमाम प्रदेशों में कई अखबारों के संपादक रह चुके हैं। हमारे साथ हैं श्रद्धेय ओम प्रकाश अस्क जी। इनसे बात करेंगे बिहार के मौजूदा राजनीतिक हालात। सर, सबसे पहले आपका स्वागत। जानना चाहेंगे कि चूंकि एक संपादक के तौर पर आपने कई दशकों तक बिहार की राजनीति को देखा है, इस बार क्या होगा? देखिए, जो स्थितियां दिख रही हैं उसमें दो स्थिति तो बिल्कुल साफ है कि एनडीए के खिलाफ महागठबंधन, हम विपक्ष की बात नहीं कर रहे हैं, महागठबंधन की बात कर रहे हैं। बिहार में महागठबंधन अभी मजबूत स्थिति में, जिसको प्राइमा फेसी कहते हैं, प्रथम दृष्टया अगर आकलन करें तो महागठबंधन की स्थिति बनिस्बत एनडीए ज्यादा मजबूत है। आंकड़ों की दृष्टि से जैसे कहते हैं कि देश में बीजेपी को 35% और एनडीए को 45%, यानी 55% से लेकर 65% वोट विपक्ष के होने चाहिए और उसी को ध्रुवीकृत करने की कोशिश महागठबंधन, जिसका नाम इंडिया रखा लोगों ने, जिसमें विवाद भी चल रहा है, उस इंडिया की स्थापना। बिहार और उत्तर प्रदेश जो हिंदी पट्टी की ये दो इलाके हैं, इन दो इलाकों की स्थितियां थोड़ी भिन्न हैं। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने जो कमाल किया है यूपी में, सारी प्रतिकूलताओं के बावजूद स्थितियां अपने अनुकूल होने की, और चाहे उनका अपना 2017-2022 का चुनाव हो विधानसभा का या फिर लोकसभा का जो 2014 से 2019 के बीच का हो, ये प्रभाव साफ साफ दिखा कि हिंदी पट्टी पर जो एक जातिवाद का ठप्पा लगा है वो यूपी में जाके अब टूटने लगा है। तो बिहार की स्थिति भी अगर आने वाले समय में, जो अभी आंकड़े जो महागठबंधन के पक्ष में सबसे ज्यादा मजबूत दिखते हैं, अगर यही स्थिति जो 60-70% के आसपास अगर कैलकुलेट करें तो विपक्ष के वोट यहाँ बनते हैं। बीजेपी और एनडीए को मिलाने पर ले लेके 30% के नीचे ही सीट रह जाती है। तो ऐसी स्थिति में ये कहें कि क्या होगा, अभी बड़ा प्रीमैच्योर सवाल है, क्योंकि लोगों का मानस इस तेजी से बदल रहा है, उसमें कुछ भी हो सकता है। यूपी अगर बदल सकता है तो बिहार क्यों नहीं बदल सकता? नहीं, आपका इशारा साफ साफ है कि फिर मोदी लहर जो है बड़ा एक हवा खड़ा कर सकता है। बिहार पे इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बिहार के जमीन को आपने देखा, बाहुबलियों को राजनेता बनते देखा, रक्त रंजित इतिहास देखा, यहाँ के बुलेट पर बैलेट पर बुलेट भारी होते देखा, जातीय उन्माद देखा, लालू के उस विशाल जन समुदाय को आपने देखा, फिर उसी लालू यादव को शून्य पर सिमटते देखा। इस बार क्या? इस बार अगर महागठबंधन के जो 6 दल अभी एक साथ हैं, अलग अलग इन दलों की बात की जाए तो ले देखिए, कांग्रेस को एक सपोर्ट चाहिए और उस सपोर्ट से बहुत कुछ करेगी। 1-2 सीटों से ज्यादा कांग्रेस बिहार में हासिल करेंगे, स्थिति में नहीं है। नुकसान में अगर कहें तो सबसे ज्यादा नुकसान
सीधे सीधे जेडीयू को दिखाई देता है, जिनका जो जातीय समीकरण था वही शुरुआत में ही ध्वस्त हो चुका है। इस साल के शुरू में ही ध्वस्त हो चुका है। जब उपेंद्र कुशवाहा अलग हो गए और कुशवाहा और पूर्वी वोटरों को लेकर ही बिहार की राजनीति चलती बनी गई। तो ऐसी स्थिति में जातीय समीकरण फेल हो गया नीतीश कुमार का। तो बीजेपी के बराबर 17 सीटों पर चुनाव लड़कर 16 सीटों पर जीतने वाला जेडीयू अगर 5 के दायरे तक, 6 के दायरे तक रह जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। ये दुर्गति की स्थिति साफ साफ झलक रही है। इसके एक नहीं कई कारण हैं। एक तो कारण है नेतृत्व, जिस नीतीश कुमार को पूरे बिहार के जेडीयू के कार्यकर्ता, नेता या उनके स्वजातीय या जिस जातीय समीकरण के सहारे वो राजनीति करते रहे, या सवर्ण या दूसरे वर्ग के हर पॉकेट के वोट उनके पास थे, वो अब उस तरह का नहीं रह गया है। इसलिए उन्होंने खुद ही अपने रिटायरमेंट का एहसास बार बार कराना शुरू किया। सबसे पहले 2020 के इलेक्शन में उन्होंने कहा कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, हालांकि बाद में पलट गए थे। अब उन्होंने कह दिया कि 2000 महागठबंधन के साथ आते ही कह दिया कि 2025 का विधानसभा चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। हम पीएम के दावेदार नहीं हैं। यानी नीतीश कुमार ने संकेत दे दिया कि हम राजनीति से संन्यास की ओर मुखातिब हो रहे हैं। ऐसे में सेकेंड लाइन, जिस दल में सेकेंड लाइन मजबूत नहीं होता या तैयार नहीं होता, राष्ट्रीय दलों के सामने यही है, कांग्रेस के सामने या बीजेपी के सामने है। सबसे खराब हालत भी होगी कि उनके यहाँ फर्स्ट लाइन, सेकेंड लाइन, थर्ड लाइन तैयार है, लेकिन क्षेत्रीय दलों में पारिवारिक दायरे से बाहर कोई आधार नहीं है। लालू प्रसाद यादव की जहाँ तक बात है, आरजेडी की जो बात है, तो आरजेडी में कम से कम लालू प्रसाद ने अपने परिवार में 5-7 ऐसे लोगों को खड़ा कर दिया है, लेकिन नीतीश कुमार ने यह काम नहीं किया। ना अपने परिवार से किसी को मौका दिया और ना अपनी पार्टी के किसी ऐसे लोगों पर भरोसा किया। और भरोसा क्या किया, जिन पर अतिरिक्त भरोसा किया उनको ही सबसे ज़्यादा लात मार के बाहर निकाला। आरसीपी सिंह सामने है, उपेंद्र कुशवाहा सामने है, शरद यादव स्वर्गीय और जॉर्ज फर्नांडिस स्वर्गीय, उनकी आत्मा की भी गवाही दे ही रही होगी कि उनके साथ इनका बर्ताव क्या रहा। तो ये एक अनुमान है कि शून्य पर जो पार्टी थी उस पार्टी का खाता खुलेगा, और खाता खुलेगा तो दमदार ढंग से खुलेगा। देखिए, जैसा कि शून्य पर थी और शिखर की तरफ जा रही है। अब सीधा हम बात कर लेते हैं एनडीए की। देखिए, भाजपा लीड करेगी, जाहिर सी बात है कि 40 सीटें हैं, तो 40 में 30, 32, 33 सीटों पर भाजपा लड़ेगी। चिराग पासवान का क्या होगा? चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर रहे हैं? देखिए, एनडीए में सीटों के बंटवारे का कोई लफड़ा है, इसलिए कि बीजेपी 2014 में 30 सीटों पर लड़ चुकी है, जिसमें उसने 22 सीटें जीती थी। 2019 में वो कम सीटों पर लड़ी है, चूँकि तब नीतीश साथ नहीं थे, बाद में नीतीश साथ आ गए। तो वो कंपल्सन था बीजेपी का। बीजेपी का जो कैडर वोट था, जो वोट परसेंट है, वो आज भी वही है और वो बरकरार है। यानी बीजेपी के लिए जीत की संभावना अगर हम कहें कि बिहार में कितनी बनती है, तो जो 17 सीटें उसने जीती हैं वहाँ से लेकर के, और 22 जो उसका अपर लिमिट है, 17 से 22 तक का उसका ओपन है। इस रेंज में कहीं भी वो खड़ी हो सकती है, या उससे थोड़ा पीछे एक आध सीट भी हो सकती है। खेल के मैदान में एक आध चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं, लेकिन बीजेपी के बारे में इतना आत्मविश्वास इसलिए है कि 365 दिन बीजेपी के अंदर चुनाव पर काम होता है। पहला दिन नहीं है कि आज चुनाव होना है तो विपक्ष को एकजुट करो, तो फिर कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाओ, तो संयोजक बनाओ, तो पीएम फेस कौन होगा। उनके यहाँ सारा कुछ कैलकुलेटेड वे में सालों भर चलते रहता है, और 365 दिन एक दिन ये काम करता रहता है। तो उनके पास चुनाव जीतना का मैनेजमेंट भी है, चुनाव जीतने का आधार भी है। नरेंद्र मोदी अपने 9 साल के कामों को गिना रहे हैं, पहले वो सारे काम फेल नकारे नहीं जा सकते। आप लाख आरोप लगा लें, महंगाई है, महंगाई नेशनल नहीं है बल्कि इंटरनेशनल फेनोमेना है, और उसको जहाँ जा चुके हैं वहाँ से पीछे नहीं कर सकते। जैसे आर्थिक उदारीकरण की बात जब आई थी पीवी नरसिम्हा राव के टाइम में, मनमोहन सिंह भी वित्त मंत्री थे, उस समय
भारी विरोध हुआ कि आर्थिक उदारीकरण नहीं होना चाहिए, लेकिन जब कदम एक बार बढ़ गया तो पीछे हटने का फिर कोई उपाय नहीं है। वो न कांग्रेस कर सकी, न बीजेपी कर सकी, न कोई दूसरा करेगा। यानी महंगाई जहाँ जा चुकी है वहाँ से पीछे नहीं जाने वाली है और आगे जाने वाली है। और महंगाई की बात सिर्फ एक राजनीतिक सिगुफा है। सच्चाई अगर आप देखने जाएं तो आपको जाके पता करना पड़ेगा उन शोरूम में जो तरह तरह के बाइक से लेके और ऑटोमोबाइल के शोरूम में, बड़ी बड़ी गाड़ियों के शोरूम में, आपको एयरपोर्ट के उस ट्रैफिक कंट्रोल से रिकॉर्ड हासिल करना होगा। जहाँ आपको देखना होगा जिस पटना से 10,000 भी एक साल में लोग पैसेंजर से नहीं जुड़ते थे, आज पर डे लगभग 10,000 के आसपास पैसेंजर या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। एग्जैक्ट फिगर मुझे चलिए सीधा मुद्दे पे आते हैं। भाजपा फायदे में है, राजद फायदे में है, चिराग पासवान में है। चिराग पासवान का जो वोट था वो वोट बढ़ेगा। अगर दोनों चाचा भतीजा दोनों मिलके अगर लड़ते हैं और ये मैसेज उनके वोटर्स के बीच जाता है, जो 6-7% के बीच वैरी करता है, अगर जाता है तो वो अपनी पुरानी सीटें इंटैक्ट रख सकते हैं। नई सीटें कोई अलग से गेन करने वाले नहीं हैं। और बीजेपी भी जो सीटों का बंटवारा करने वाली है, जो अभी प्राइमा फेसी जो खाका तैयार हुआ है कि 30 सीटों पर हम लड़ेंगे, 10 सीटें अपने अलायंस को देंगे। एलायंस उपेंद्र कुशवाहा की ओर से कितनी मिलेगी कितनी नहीं मिलेगी कोई आपत्ति आज तक नहीं आई। जीतन मांझी की वजह से नहीं आई। चिराग पासवान कभी 5 सीट मांगते हैं, कभी अकेले 6 सीट मांगते हैं, कभी पशुपति पारस मांगते हैं, लेकिन दोनों की ताकत और कमजोरी का एहसास बीजेपी को है और उस हिसाब से हैंडल करेगी। उनको उतनी ही सीटें मिलेगी या मिलनी चाहिए, जो मेरा अपना विश्वास है, जितनी पिछली बार उनको दी गई थी उससे कम नहीं होगी। उससे एक आध सीटें बढ़ेंगी, लेकिन बढ़ने के तरीके भी बीजेपी निकाल सकती है। एक सीट जैसे रामदास पासवान 6 सीट के बाद राज्यसभा के मेंबर थे, एक राज्यसभा की सीट दी जा सकती है, उसमें पशुपति पारस को एकोमोडेट भी किया जा सकता है, आप मंत्री कंटिन्यू कर जाएंगे ये कहकर। तो ये तमाम चीज़ें हैं कि ये रास्ते एक और छोटा सा सवाल मुकेश सहनी, देखिए सन ऑफ मलाह है, बिहार की बात करते हैं तो जटिल जनगणना की बात आ जाती है, वो कहीं नहीं है, ना महागठबंधन में है, ना एनडीए में है, और करोड़ों की बस लेके घूम रहे हैं। इसका कितना प्रभाव बिहार के मछुआरा समुदाय पर? देखिए, उनको जिसने जाना है, जिसने समझा है, मुकेश सहनी हैं क्या, उनकी ताकत है क्या? 4 सीटों पर जीते थे ना जी विधानसभा जी, वहाँ से उनकी शुरुआत होती है कैसे संसदीय राज, और वहीं से वो एमएलसी बने जो 2 साल के लिए मंत्री बने। तो वो लाख छटपट कर रहे हैं कि ऐसी छटपटाहट उनकी थी आरजेडी के साथ जब महागठबंधन के साथ थे, तो अंतिम दिन वो भागे और भाग के गए कहाँ, बीजेपी के साथ। बीजेपी ने भी कहा कि हमारा 3 कैंडिडेट एकोमोडेट कीजिए, 4 आप सीटें दे रहे हैं आप ले लीजिए, लेकिन 3 हमारा एकोमोडेट कीजिए, जिसको बाद में वापस बीजेपी ने ले भी लिया। तो अंततः मुकेश सहनी के पास कोई रास्ता नहीं है कि वो एनडीए में जाए, क्योंकि यूपीए में अनसर्टेनिटी है, जो स्टेटस सिंबल इनको मिला हुआ है Y+ या Z+ सिक्योरिटी का, हाई सिक्योरिटी का, वो अगर केंद्र सरकार छीन ले तो फिर इनको कौन पूछने वाला है। राजनीतिक स्तर पर इतने मजबूत पांव इनके नहीं है कि हम कहें कि नहीं, लालू यादव इस बुढ़ापे में भी जिस तरह से लोगों को चौकन्ना किए हुए हैं, जागरूक बना रहे हैं, मुकेश सहनी भी ऐसा कर पाएंगे, ये असंभव लगता है। इसलिए मुकेश सहनी अंततः एनडीए के ही करीब जाएंगे और कोई रास्ता। चलते चलते आखिरी सवाल, 24 में लोकसभा का चुनाव है, जो भी परिणाम हो, 25 में विधानसभा का चुनाव है। एक बड़ा नाम है जिसको बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं खाने में गले में अटक रहा है, वो नाम है सम्राट चौधरी का। एक सम्राट चौधरी का जो कद बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से सम्राट चौधरी की ब्रांडिंग हो रही है, क्या कमाल कर पाएंगे सम्राट? जहाँ की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, रणनीति भी उसी में बनती है। अगर बिहार की ये छवि बनी हुई है कि जातीय रणनीति के तहत यहाँ चुनाव जीते जा सकते हैं, तो बीजेपी ने भी अपना एक बड़ा नाम है जिसको बीजेपी के नेता भी कहीं ना कहीं खाने में गले में अटक रहा है, वो नाम है सम्राट चौधरी का। एक सम्राट चौधरी का जो कद बढ़ा दिया गया है, जिस तरह से सम्राट चौधरी की ब्रांडिंग हो रही है, क्या कमाल कर पाएंगे सम्राट? जहाँ की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है, रणनीति भी उसी में बनती है। अगर बिहार की ये छवि बनी हुई है कि जातीय रणनीति के तहत यहाँ चुनाव जीते जा सकते हैं,
तो बीजेपी ने भी अपना चुनावी रणनीति जातिगत अपनाया कि सम्राट चौधरी को बना दिया प्रदेश अध्यक्ष। तो इस तरह से उपेंद्र कुशवाहा को भी एक कुशवाहा लीडर के तौर पर देखा, लेकिन ओवर श्योर होने के लिए कि कुशवाहा वोट टूट न जाए, क्योंकि नीतीश कुमार के जो 10-12% वोट माने जाते थे वो कुर्मी और कुशवाहा के थे, जिसमें कुशवाहा वोटर ज़्यादा वोटर थे जी। उनकी संख्या भी ज़्यादा 5-6% के आसपास, 3-4% के आसपास होगी कुर्मी वोटों की। तो ले दे के नीतीश को बर्बाद करने की पूरी योजना बीजेपी के पास बनी हुई है। हालांकि नीतीश बर्बाद होंगे अपने कारणों से, उसके लिए बीजेपी को कोई जिम्मेवारी, जवाबदेही या अतिरिक्त प्रयास करने की अब जरूरत नहीं होगी। इसलिए मुझे लगता है कि अब बीजेपी का जो फोकस होगा वो पूरी तरह से चुनाव जीतने की ओर होगा, न कि अब जातिगत चीजों पर फोकस करने का। यह है ओम प्रकाश शास्त्री। और जिस तरह से बिहार की राजनीति को इन्होंने पिछले 3-4 दशकों से देखा है, समझा है, एक पत्रकार के तौर पर, एक संपादक के तौर पर ये बता रहे हैं कि बिहार के राजनीतिक हालात जो है काफी पेच है इसमें, और कहीं ना कहीं महागठबंधन कागज पर वोट बैंक में बीजेपी यानी एनडीए के गठबंधन से काफी आगे है। इनका कहना है कि 70% जो आंकड़े, 70% जो वोट बैंक है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के हैं जो आंकड़ों में, और 30% एनडीए की तरफ है। लेकिन यह भी कहना है कि जिस तरह से चुनावों में माइंडसेट बदलता है, मतदाताओं को अंतिम समय में मतदाता निर्णय लेते हैं, बिहार प्रयोग की भूमि रही है और चौंकाने वाले परिणाम होते हैं। इसी बिहार के ईवीएम से, मत पेटियों से जिन निकला करते हैं। तो इस बार जनादेश किस रूप से निकलेगा अभी कहना हड़बड़ी होगी, लेकिन कहीं ना कहीं तमाम पार्टियां आगे की तरफ बढ़ रही है, और घाटे में अगर कोई पार्टी है तो वो जदयू है, जो अपने पतन की तरफ अग्रसर हो गई है। ऐसे ही जानकारी पर खबरों के साथ, विशेषज्ञों के साथ हम आपको रूबरू कराएंगे बिहार की राजनीति को। दीजिए विदा, नमस्कार। ऐसे ही खबरों के लिए जुड़े रहे बिहार टॉक से। यूट्यूब पर लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा पर फॉलो करें। धन्यवाद।